Hello everyone, welcome. Today we are doing social institutions and continuity and change. So this is the chapter 3 of your sociology class 12th textbook, and we will be doing this from the NCERT itself so that it becomes crystal clear. Okay? So let's start with the first topic, that is caste and the caste system. अच्छा, तो अब now you know कि जो caste का term है, this term caste is actually the name of an ancient social institution. ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन जो है कास्ट, यू ऑल नो दैट कास्ट हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो नाउ प्रेजेंट डेट में देर इज अ डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि जो कास्ट पहले के टाइम पे कास्ट होता था, इज दैट दिस सेम एज व्हाट वी कंसिडर कास्ट टू बी right now? That is the question that we'll be dealing with this topic. ठीक है, कास्ट इन द पास्ट से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट सब टॉपिक, कास्ट इन द पास्ट. ठीक है, अब पास्ट में कास्ट कैसा था? तो कास्ट इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? इट इज एसोसिएटेड विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे क्या होता है कि कास्ट इकलौता ऐसा कोई सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं था. देयर हैव बीन सोशल अरेंजमेंट्स जो बाकी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका इफेक्ट भी एकदम ऐसा ही था. लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्म है कास्ट की, दैट इज नॉट बीन फाउंड एनीवेयर एल्स. ठीक है, सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक. अब आप सोचोगे कि कास्ट सिस्टम ओनली एग्जिस्ट इन हिंदू सोसाइटी. इट इज डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदू सोसाइटी, बट इट ऑल्सो स्प्रेड टू द मेजर नॉन हिंदू कम्युनिटीज जैसे कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड सिख्स. ठीक है, अच्छा, the word caste is actually a borrowing from the Portuguese word casta. Casta means pure breed. ठीक है, तो this word caste refers to a broad institutional arrangement जहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे अगर हम बात करें, जैसे संस्कृत की बात करें, संस्कृत में कास्ट को कैसे बोला गया है? दो डिस्टिंक्ट टर्म्स है, एक वर्णा और एक जाति. अब लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि वर्णा एंड जाति आर टू डिफरेंट वर्ड्स एंड दे हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स. वर्णा मीन्स कलर. ठीक है, और वर्णा इज अ नेम दैट इज गिवन टू द फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी, जो आपने क्लास 6 से लेके अब तक आप पढ़ते आ रहे हो. दैट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र जैसे सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था. दैट इज अ फोर फोल्ड डिविजन ऑफ सोसाइटी, वो वर्णा है. ठीक है, इट एक्सक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो, जैसे कि आउटकास्ट के बारे में ये लोग बात नहीं करते. फॉरेनर्स, स्लेव्स, कॉन्कर्ड पीपल एंड अदर पीपल. तो इन सबको वो लोग एक और कैटेगरी बना के डाल देते हैं, पंचामास, जिसको बोलती हैं हम फिफ्थ कैटेगरी. ठीक है, coming to the word jati. Now jati is actually a generic term which is refers to species. ठीक है, we know कि जाति मतलब species होते हैं. तो species can be of anything as well. Inanimate objects का भी species हो सकता है, plant, animal, human being, सबका. तो जाति is a word that is commonly used to refer to institution of caste in Indian languages, but essentially we should understand कि Indian language में भी जो Indian language के speakers हैं, they have also adopted the word caste for रेफरिंग टू द सोशल इंस्टीट्यूशन. तो आज के टाइम पे हम जाति या वर्ण नहीं बोलते, हम मोस्टली कास्ट सिस्टम ही बोलते हैं. Okay, now there is a relationship. This is important. Okay, there's a relationship between Varna and Jati. तो क्या interpretation है? That Varna is basically a broad all India aggressive classification. मतलब Varna है जो आप पूरे इंडिया को एक क्लासिफाई कर रहे हो in a social institution. Jati, if you refer to Jati, it is basically a regional या फिर local sub classification. तो इसमें क्योंकि वो रीजनल या लोकल सब क्लासिफिकेशन है, तो उसमें और भी ज्यादा कास्ट और सब कास्ट आते हैं अंडर व्हाट, वर्ण, जाति, सॉरी, या. ठीक है, सो इट मीन्स कि जो फोर फोल्ड वर्ण क्लासिफिकेशन है, दैट इज वेरी मच कॉमन टू द एंटायर इंडिया. लेकिन जो जाति हायरार्की है, इट हैज मोर क्लासिफिकेशंस व्हिच वेरी फ्रॉम ऑफ कोर्स रीजन टू रीजन. ओके, here is a name and you have to learn these boxes as well. ठीक है, boards might not test them, CUET पक्का पक्का पूछता है ये. Ayan Kali. He was born from 1863 to 1914. He was born in Kerala and was a leader of the local caste, lower caste and Dalits. ठीक है, तो इनका जो एफर्ट था, इन्हीं के एफर्ट के बाद Dalits got the freedom to walk on public roads and Dalit children were allowed to go to schools. अच्छा, now जो आज के समय का जो कास्ट सिस्टम है ना, मतलब पुराने के समय का जो कास्ट सिस्टम है, माय बैड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कास्ट सिस्टम इन द पास्ट, सो वी हैव टू रेफर टू कास्ट सिस्टम इन द पास्ट. अब उसी के एग्जैक्ट एज पे भी ना देयर इज एन ओपिनियन. अभी तक तो हमने ये बात की कि क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है वर्ण जाति में, कास्ट सिस्टम कितना पुराना है उस पे भी एक ओपिनियंस अलग अलग डिफर करते हैं. ठीक है,
जैसे द फोर्थ वर्ना क्लासिफिकेशन जो हम आज पढ़ते हैं, इट इज रफली 3000 ईयर ओल्ड। लेकिन कास्ट सिस्टम अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता था, ठीक है। जैसे अर्लीस्ट फेज की बात करें, लेट वैदिक पीरियड में, जहाँ पे 900 से लेके 500 बीसीई तक कास्ट सिस्टम वाज एक्चुअली अ वर्ना सिस्टम जो हम आज पढ़ रहे हैं। एंड इट कंसिस्टेड ऑफ ओनली फोर मेजर डिविजन्स। लेकिन ये डिविजन जो थी इतनी ज्यादा इलेबोरेट या इतनी ज्यादा रिजिड नहीं थी, ठीक है। एंड दे वर नॉट डिटरमाइंड बाय बर्थ। मूवमेंट अक्रॉस द कैटेगरी सीम्स टू हैव बीन नॉट ओनली पॉसिबल बट क्वाइट कॉमन। तो जैसे आज के टाइम पे तो अ पर्सन हु इज born in a caste is actually considered to be part of that caste and you can not really change your caste। बट उस टाइम पे क्या होता था कि पीपल उस टाइम पे इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था, इतना रिजिड सिस्टम नहीं था ये। तो पीपल कुड एक्चुअली देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मोबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ कास्ट हियर एंड दीज फीचर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 6 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द फर्स्ट फीचर दैट वी हैव टू डिटरमाइन डिस्कस इज इट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। वेरी ऑब्वियस, कास्ट को आज के टाइम पे कैसे डिटरमाइन किया जाता है? इट इज बाय बर्थ, राइट? A child is born into a particular caste which is of its parents and a caste is never a matter of choice। आपको चॉइस नहीं मिलती कि आप कौन सा कास्ट चूज करोगे या नहीं करोगे, ओके। यू कैन नेवर चेंज योर कास्ट, लीव या ज्वाइन या चूज नॉट टू ज्वाइन अ कास्ट, ठीक है। एंड देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी कास्ट सिस्टम की, कास्ट इंस्टीट्यूशंस के रूल्स की, तो दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द कास्ट। सेकेंड, that membership in a caste involves strict rules। अगर आपको इस कास्ट का पार्ट बने रहना है then you have to follow strict rules about marriage। caste groups are almost always endogamous। endogamous means marriage is restricted to members of the group only। you cannot marry beyond your caste। Third, कास्ट मेंबरशिप ऑल्सो इन्वॉल्व रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग। तो जैसे आप फूड खा रहे हो और मतलब क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। एंड ऑल्सो विद द फैक्ट कि आप किसके साथ क्या फूड शेयर कर रहे हो, वो भी रिस्ट्रिक्शंस है वहां पे। Then caste involves a system consisting of many castes arranged in hierarchies of rank and status। So we know सारे caste equal नहीं है। In theory, every person has a caste and हर caste का एक ना एक specified place है in the hierarchy of all caste, ठीक है। तो ये जो hierarchical position है caste की, देखो टॉप दो तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही हैं, जो मिडिल के रैंक्स हैं दे आर मोर और लेस चेंज्ड एज पर रीजन टू रीजन। देन यू हैव कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व सब डिविजन विद इन देमसेल्व्स, ठीक है। क्योंकि कास्ट के अंदर भी क्या होता है, सब कास्ट, एंड समटाइम्स सब कास्ट में ऑल्सो हैव फर्दर सब कास्ट। सो दिस इज रेफर टू एज दी सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज रेफर टू दीज की टर्म्स। ये की टर्म्स आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Traditionally linked to occupations, a person born into a particular caste could only practice that only occupation and the occupations were also hereditary। तो मतलब अगर आपके जनरेशन में किसी ने वो कास्ट का काम किया है तो you are also expected to do the same thing। Let's revise the 6 features first। A, it is determined by birth, right? You cannot really choose not to join a particular caste। You cannot choose which caste to join। It is always determined by birth। You are born into the caste of your parents। Second, membership is always involving some sort of strict rules about marriage, so it is almost endogamous। There are rules for food sharing as well, right? You cannot share your food with anyone else, and the rules for which food to eat is also prescribed, right? And then you have rules about, sorry, yeah, you have a hierarchical order of castes, ठीक है। And then you have subdivisions which is also called segmental organization because the castes have subcastes and those subcastes further have subcastes as well। And castes are also traditionally linked to occupations। So person linked with a particular caste could only perform that occupation, and these occupations are again what, hereditary, ठीक है। Now we have another box here of Jyoti Rao Govind Rao Phule। I am pretty sure that you must have done this name, heard this name before in your history textbooks। 1827 to 1890 was his time period in which he was alive। Jyoti Rao Govind Rao Phule denounced the injustice of caste system and scorned the rules of purity and pollution। In 1873, he founded the Satya Shodhak Samaj, which is the Truth Seeker Society, which was devoted to securing human rights and social justice for low caste people। Again, what did he find?
1873 में उन्होंने क्या ढूंढा? उन्होंने ढूंढा सत्यशोधक समाज, which is also called Truth Seeker Society, which was devoted to securing the human rights and the social justice for the low caste people. अच्छा, तो अभी जो हमने फीचर्स की बात की, जो 6 फीचर्स की बात की, वी कैन से कि दे आर प्रिस्क्राइब्ड फीचर्स व्हिच हैव बीन फाउंड इन एंशिएंट स्क्रिप्चरल टेक्स्ट्स, ठीक है। बट ये जो प्रिस्क्रिप्शंस बनाई गई हैं, दे वर नॉट रियली ऑलवेज प्रैक्टिस्ड, ठीक है, क्योंकि मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि कौन सा रूल कितने हद तक उसको फॉलो किया जाता था टू एक्चुअली डिटरमाइन द एक्चुअल एम्पेरिकल रियलिटी ऑफ द कास्ट। मतलब उस कास्ट का जो एग्जैक्ट कॉन्क्रीट मीनिंग है वो उस टाइम पीरियड में कैसे लोग एक्चुअली में अडॉप्ट करते थे, यू कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट दैट। अच्छा, क्योंकि मोस्ट ऑफ these prescriptions involved some sort of prohibition or restrictions of various sorts. It is also clear from historical evidence that caste was a very unequal institution, because some castes used to benefit greatly from the system while others were condemned to a life of endless labor and subordination. ठीक है, because you're born into the caste by birth, so suddenly see it is, if you're born in the caste by birth, you cannot really change your caste, and it is impossible for you to change your circumstances as well, because even if a person deserves it or not, a person who is born into an upper caste will always acquire high status, and a person born into a lower caste will always acquire a low status. Fine, so theoretically अगर हम देखें तो caste system, this is also very important for questions point of view, a very important paragraph. Caste system can be understood as a combination of two sets of principles. So कौन से principle है? Number one principle is based on difference and separation. The other one is based on holism and hierarchy. ठीक है, तो first word की बात करते हैं. Every caste is supposed to be different from supposed to be different and is therefore strictly separated from every other caste, right? तो ये तो हो गया डिफरेंस एंड सेपरेशन, ऑब्वियसली बात है, हर कास्ट एक दूसरे से अलग है एंड देयरफॉर दे आर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स। सेकेंडली, ऐसे स्क्रिप्चरल रूल्स बनाए गए हैं जैसे विच आर डिजाइन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ कास्ट, जैसे कि मैरिज, फूड शेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन टू ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें। द सेकेंड पॉइंट इज हियर दैट दीज डिफरेंट एंड सेपरेटेड कास्ट डू नॉट हैव एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, दे कैन ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू अ लार्जर होल। क्योंकि अगर आप देखो, even though caste is different, let's consider to be the caste of Brahmins, ठीक है। अब जो ब्राह्मण्स को ऐसे सेपरेट किया जाता है, ब्राह्मण्स को उनके रूल्स के हिसाब से सेपरेट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? इट इज ऑलवेज इन रिलेशन विद अदर कास्ट, इट इज ऑलवेज इन रिलेशन टू द एंटायर सोसाइटी, राइट? तो वही वो कह रहे हैं होलिज्म एंड हायरार्की के बेस पे कि ये जो सेपरेट कास्ट एंड डिफरेंट कास्ट का फंडा चलता है, दैट फंडा इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग ऑन एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसको आप रिलेट करोगे एक लार्जर होल में। Here, the larger whole refers to the totality of society consisting of all the castes. So, this societal whole or system is a hierarchical rather than an egalitarian system. Egalitarian means equal system. So, each individual caste occupies not just a distinct place, but also an ordered rank. ठीक है, a particular position in the ladder-like arrangement from highest to lowest. ठीक है, अच्छा. The highest hierarchical ordering of caste is also based on the distinction between purity and pollution. तो वो कहते हैं कि जो लोअर कास्ट होते हैं, दे पल्यूट द सोसाइटी, देयरफॉर दे आर लोअर कास्ट, एंड ऊपर वाले जैसे ब्राह्मण्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्योरिटी। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इवन इफ आई मे यूज सम टर्म्स, इट इज जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ पीपल यूज्ड टू थिंक इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. It's not that I'm actually denoting, I'm actually indicating the fact that some castes are poor, some castes are actually impure, and some castes are pure. Fine? Acha. So there is a division between something believed to be close to the sacred, connoting the ritual purity, and something believed to be distinct from or opposed to sacred. ठीक है? तो pollution क्या होगा? Pollution will always be referred to those castes जो किससे distinct है? रिचुअल प्रैक्टिसेस से डिस्टिंक्ट है. ठीक है, तो इट मींस दे आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. ठीक है, एंड इवन दे इफ दे आर, दे वर नॉट रियली गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली इंडल्ज देमसेल्व्स जैसे अपर कास्ट को डू सो. फाइन. सो ये जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द वेरी फैक्ट दैट सेक्रेड डिविजन जो है वो कितना सेक्रेड उससे कितना पास है और कितना दूर है. ठीक है,
तो casts which are considered ritually pure have high status and castes which are considered to be less pure or impure have low status. ठीक है. Material power की बात करें which is economic and military power is also closely associated with social status. ठीक है. ये तो अभी all know कि आज के टाइम में भी रेलेवेंट है कि जितना ज्यादा आपके पास इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर होगा उतना ज्यादा आपको सोशल स्टेटस देता है आपका सोसाइटी, राइट. अगर आप अमीर हो तो सोशल स्टेटस आपका हाई रहता है. क्योंकि power tends to be with those people who are of high status and vice versa. Fine. Acha. Finally, castes are not only unequal to each other in individual terms, they're also supposed to be complementary and non-competing groups. In other words, each caste has its own place in this caste system, which cannot be taken by any other caste. तो non-competing है, आप compete नहीं कर रहे हो कि मतलब it's not a merit-based system ना कि आप compete करोगे which is the best caste, like you're competing the Vaishyas are competing with the Brahmins की best caste कौन सा है, because it's again a system that is based on birth. That system cannot take place. That system you cannot really change a caste. So therefore there's no such concept of competition amongst the caste. And caste is also linked with occupation. The system functions as the social division of labor, except that in principle it allows no mobility. Fine. तो वी आर डन विद कास्ट इन द पास्ट. ये पहला सब टॉपिक था ऑफ कास्ट इन द प्रेजेंट एंड द पास्ट. ठीक है. अब वी हैव टू डिस्कस अबाउट कास्ट इन द colonial period. Fine. So here we have Savitribai Phule. Let's talk about her. Savitribai Phule was born in 1831 and died in 1897. She was the first head mistress of country's first school for girls in Pune. She devoted her life to educating the Shudras and Ati Shudras, and she started a night school for agriculturists and laborers. ठीक है. She died while serving the plague patients also. Okay, just a minute. Yeah. So we have discussed three names till now. One, we discussed about someone who formed what? Who fought for the rights of Dalits, and they got the freedom to walk on public roads, and Dalit children were allowed to join the schools. Who was he? He was Ayan Kali. Fine. Then you have Jyotirao Govindarao Phule. He founded the Satya Shodhak Samaj, and this was devoted to securing human rights and social justice. Then we talked about Savitribai Phule. So Savitribai Phule was the first headmistress of the first school of for girls in Pune, and she started a night school for agriculturists and laborers as well, and she died while serving the plague patients. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे there is a term called अति शूद्रा. What is अति शूद्रा? अति शूद्रा means lowest of the शूद्रास. मतलब शूद्रास में भी जो सबसे lowest category होगी उसको अति शूद्रास बोला गया है. Let's talk about colonialism and the caste. अच्छा, एंशियंट पास्ट के बारे में तो हमने देख लिया कि हाउ कास्ट वाज एक्चुअली डिटरमाइंड. ठीक है. अब इंडियन इंडिपेंडेंस से कुछ हद तक पहले देखते हैं, व्हिच वाज अबाउट 150 इयर्स बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस. जिस 150 इयर्स के टाइम पीरियड में इस स्पैन के ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल यूज्ड टू गवर्न आवर कंट्री. ठीक है. अच्छा, तो प्रेजेंट फॉर्म जो है आज के टाइम का सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कास्ट, तो वो जो है दैट इज मोर और लेस डिटरमाइंड बाय द norms and the values that were set during the colonial period. ठीक है. Scholars have also agreed that all major social institutions and especially institution of caste underwent major changes during the colonial period. Fine. Some people argue that today जो हम कास्ट आज के टाइम पे जानते हैं दैट कास्ट इज मोर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ कलोनियलिज्म देन ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन. क्योंकि उनके हिसाब से अब ये लोग जो है ये मानते हैं कि एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन में इवन दो देयर वाज अ क्लासिफिकेशन बट द क्लासिफिकेशन वाज नॉट रियली रिजिड. तो ये जो रिजिडिटी आई है दैट इज बिकॉज ऑफ कास्ट बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ कलोनियलिज्म. फाइन. सो एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स दे एक्चुअली वांटेड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कास्ट इन एन एफर्ट टू लर्न हाउ टू गवर्न द कंट्री एफिशिएंटली. ठीक है. तो उन्होंने ऐसे अलग अलग सर्वेज लिए थे, रिपोर्ट्स ऑन द कस्टम्स एंड मैनर्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स इन कास्ट ऑल ओवर द कंट्री. ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर आल्सो एम एट योर ethnologists and took great interest in pursuing such surveys and studies. ठीक है. So we get to know what that these people have actually put an effort to actually understand कि
कि हमारे देश में किस कास्ट में क्या नॉर्म्स थे, क्या ट्रेडिशन थे, इन ऑर्डर टू गवर्न अस बेटर, गवर्न क्या, इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट अस बेटर। ठीक है, एथनोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एथनोलॉजिस्ट आर पीपल या साइंटिस्ट बोलो, दोज पीपल हु स्टडी एंड कंपेयर डिफरेंट ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स, ओरिजिन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह। ओके, नाउ the most important official effort to collect information on caste was through the census. ठीक है, तो 1860s से census शुरू हो गए थे, become a regular 10-year exercise conducted by the British government from the 1881 onwards. ठीक है, 1901 census जो था, it was under the direction of Herbert Risley. तो 1901 का जो census था, it was under whom? Herbert Risley. Herbert Risley, and he was particularly, this census was particularly important to collect information on social hierarchy of caste. Social hierarchy of caste क्या है? The social order of precedence in particular region as to position of each caste in the rank order. ठीक है, इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझो, इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट्स वेरी इजी। मतलब क्या कह रहा है? सोशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पर्टिकुलर रीजन एज टू द पोजिशन ऑफ ईच कास्ट इन रैंक ऑर्डर। हर कास्ट की एक रैंक ऑर्डर है, राइट? हर कास्ट एक तरीके से रैंक है सोसाइटी में, उस कास्ट का जो सोशल ऑर्डर है ऑफ प्रेसिडेंस इन पर्टिकुलर रीजन। मैंने बोला ना, कुछ रीजन्स में जो मिडिल रेंज का जो कास्ट था, दे यूज्ड टू वेरी, तो उनको ये पढ़ने के लिए उनको सेंसस चाहिए था टू स्टडी द एक्चुअल सोशल हायरार्की ऑफ दिस कास्ट। ठीक है, सो इट एक्चुअली हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सोशल परसेप्शंस ऑफ कास्ट एंड हंड्रेड्स ऑफ पेटिशंस वर एड्रेस्ड टू द सेंसस कमिश्नर by representatives of different castes claiming a higher position in the social scale and offering historical and scriptural evidence for their claims. अब क्या होता है कि जब हॉर्बर्ट रिजलेव अपना ये सेंसस कंडक्ट कराते हैं, उस सेंसस के दौरान when people get to know about it, they start to write petitions to the census commissioner. ठीक है, वो क्या लिखते हैं उसमें कि हर कास्ट जो है वो उनको रिप्रेजेंटेटिव ये कर रहा होता है कि वी अक्वायर अ हायर पोजीशन इन द सोसाइटी एंड देयरफॉर उसके साथ साथ वो हिस्टोरिकल एंड स्क्रिप्चरल एविडेंस भी दे रहे थे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए था बिकॉज स्कॉलर्स फील दैट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट अटेम्प्ट टू काउंट कास्ट एंड टू ऑफिशियली रिकॉर्ड कास्ट सिस्टम एक्चुअली चेंज द इंस्टीट्यूशन एट इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इस काइंड ऑफ इंटरवेंशन से पहले क्या था कि कास्ट आइडेंटिटी जो थी वो काफी हद तक फ्लूइड एंड लेस रिजिड थी। ठीक है, अब आप ये देखो, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बोला है कि कास्ट सिस्टम इज अनफॉर्चुनेटली अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्योंकि जब कॉलोनियलिज्म के रूल के टाइम पे जब उन्होंने एक्चुअली में इंटरवीन करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने सर्वेज लेने स्टार्ट किए ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोशल हायरार्की, सम कास्ट वांटेड टू इंप्रूव द सोशल स्टेटस, सो उन्होंने पेटिशंस लिखने स्टार्ट किए, दे स्टार्टेड टू प्रोवाइड देम विद प्रूफ कि हाँ हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं विच इज ऑफ अ हायर कास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रिजिडिटी आने लग गई क्योंकि उनको प्रूव करना था कि हाँ हम सोशली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिकॉज now the system became less rigid because it was being counted and recorded. ठीक है, sorry, more rigid, not less but more rigid. अच्छा, before moving forward we have a name here, Perrier A.V. Ramasamy Naikar. ठीक है, I hope you have heard this name as well. 1879 to 1973. Perrier is known as a rationalist and the leader of lower caste movement in South India. He aroused people to realize that all men are equal and that is the birthright of every individual to enjoy liberty and equality. ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, इट एक्चुअली डज समथिंग गुड दैट इट स्टार्ट्स टू टेक इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन कास्ट। ठीक है, downtrodden castes were also referred as the depressed classes at that time. ठीक है, it was a part of these efforts that the Government of India Act of 1935 was passed, which gave legal recognition to the lists or schedules of castes and tribes marked out of special treatment by the state. तो इसी के दौरान शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट जो है का कॉन्सेप्ट जो है इट केम इनटू बी। ठीक है, कास्ट एट द बॉटम ऑफ हायरार्की दैट सफर्ड सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे द अनकास्टेबल कास्ट were included among the scheduled castes. ठीक है, the colonialism brought about major changes in the institution of caste. It would be more accurate to say that institution of caste underwent fundamental changes during the colonial period itself. Not just India but the whole world was undergoing rapid changes during this period due to the spread of capitalism and modernity. ठीक है, now we have caste in the present. अच्छा,
Indian independence in 1947 actually marked a big, ultimate, only partial break with the colonial past. तो जो caste considerations थे, they had inevitably played a very important role in the mass mobilization of the nationalist movement. ठीक है, क्योंकि there were गांधी जी का क्या मानना था कि नहीं, गांधी नहीं, सॉरी, अंबेडकर का क्या मानना था कि उनको डिप्रेस्ड क्लासेस को आपको वो देना है, राइट, वो ऐसे राइट्स प्रोटेक्ट करा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वगैरह वगैरह. So there were efforts to organize these depressed classes as well, and particularly the untouchable castes as well. So Gandhiji used to respect these untouchable castes by calling them what? Harijan. Harijan का मतलब क्या है? Children of God. Harijan predated the nationalist movement, having begun in the second half of the 19th century. ठीक है? तो क्या होता है कि क्या करते हैं, कास्ट, देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट को चलाने के लिए आपको पूरी कंट्री को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, तो द मोस्ट डिवाइडेड सेक्शन जो था हमारे सोसाइटी में वो था कास्ट वाला सिस्टम, राइट. मतलब कास्ट तो ऐसे था ही, बट द लोअर कास्ट, जो स्पेसिफिक सेक्शन है लोअर कास्ट का, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उसमें डिप्रेस क्लासेस थे. एंड दीज डिप्रेस क्लासेस वर नॉट रियली यूनाइटेड, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई जब हम इतने डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो हम इस देश के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्ट क्यों ले. बट इनको फिर ऑर्गेनाइज कराने के लिए बड़े एफर्ट्स लगाए सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में. ठीक है, और ये जो एफर्ट्स लगाए थे ये दोनों तरफ से लगाए गए थे. अपर कास्ट के जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर्स थे, जैसे एंड मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट एज वेल, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले एंड बाबा साहेब अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया, एवं काली, श्री नारायण गुरु, योतिदास, पेरियर in the south. ठीक है, Mahatma Gandhi and Baba Saheb began organizing protests against untouchability from the 1920s. Anti-untouchability programs became significant part of the Congress agenda. And जब independence was on the horizon, तब there was a broad agreement across the spectrum to abolish all sort of caste distinctions. ठीक है, ये जो dominant view है of in the nationalist movement was to treat caste as a social evil and colonial ploy to divide Indians. So उन्होंने क्या बोला कि ये जो कास्ट है, इट इज मोर और लेस नथिंग बट अ सोशल इविल एंड इट इज ओनली अ कॉलोनियल प्लॉय टू डिवाइड अस इंडियंस. ठीक है, लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, दे वर एक्चुअली एबल टू साइमल्टेनियसली वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट एज वेल. क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अदर कास्ट रिस्ट्रिक्शंस. एंड उसी टाइम पे दे आल्सो रीअश्योर्ड द लैंड ओनिंग अपर कास्ट कि उनका जो इंटरेस्ट है इट वुड आल्सो बी लुक्ड आफ्टर. ऐसा नहीं है कि दे आर ओनली लुकिंग आफ्टर द लोअर कास्ट पीपल एज ओनली. ठीक है, the post-independence Indian state inherited and reflected these contradictions. On the other hand, state was committed to the abolition of caste, explicitly wrote into the constitution. ठीक है, state was both unable and unwilling to push through radical reforms which have undermined the economic. क्योंकि देखो ऐसा है कि स्टेट जो है वो चाह के भी ना, इट कुड नॉट पुश रेडिकल रिफॉर्म्स, क्योंकि it would have been undermining the economic basis of caste inequality. At another level, the state also assumed कि अगर उसने caste blind manner में काम करना शुरू किया तो फिर से it would be undermining the caste based privileges and the eventual abolition of the entire institution of caste. For example, government jobs के लिए जो appointment है, if at all it took no account of caste, it left the well educated upper caste and the ill educated or often illiterate lower caste to compete on equal terms. ठीक है, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट इस सोसाइटी में सेम नहीं है तो आप लोग इक्वल टर्म्स पे compete कैसे करोगे. ठीक है, तो स्टेट को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ा. दैट इज व्हाई there was not no such abolition of the entire institution of caste. ठीक है, तो एक्सेप्शन लाया गया in the form of reservations for the scheduled castes and the scheduled tribes. Acha. So we have another name, Sri Narayana Guru. He was born in Kerala. He preached a brotherhood for all, fought against the ill effects of caste system, led a quiet but significant social revolution, and gave the watchwords one caste, one religion, one God for all men. यहाँ पे MCQ आता है. Okay, right. अच्छा. Development activity of the state and the growth of the private industry also affected दी कास्ट इनडायरेक्टली. क्योंकि क्या हो रहा था, एक स्टेट को आपको डेवलप करना है
ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। इट ऑल्सो इफेक्टेड कास्ट इनडायरेक्टली, कैसे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्रू द स्पीडिंग अप एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक चेंज। क्योंकि जब मॉडर्न इंडस्ट्री आई तो इट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू जॉब्स फॉर देवर नो कास्ट रूल्स। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री आई है उसने जो जॉब्स बनाए हैं, इन जॉब्स में तो एज सच कोई कास्ट रूल्स नहीं थे, क्योंकि अभी तक तो हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि ऑक्यूपेशन के बेसिस में भी कास्ट रूल्स थे, एंड दीज कास्ट रूल्स वर क्वाइट स्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आप एक कास्ट में बॉर्न हुए तो आपको वही रिलीजन नहीं, वही कास्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट जब मॉडर्न इंडस्ट्री आई, जब कैपिटलिज्म फैला, तो मॉडर्न इंडस्ट्री में जो जॉब्स थे, दे डिड नॉट रियली लुक फॉर एनी पर्टिकुलर कास्ट रूल। ठीक है, उनके हिसाब से urbanization and conditions of collective living in the city made it difficult for caste segregated patterns of social interaction to survive। क्योंकि जब आप रूरल एरिया में रहते हो, जब रूरल एरिया बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो आप एक दूसरे को जानते हो, एंड देयरफॉर यू नो ईच अदर्स कास्ट। अर्बनाइजेशन में व्हेन यू हैव टू लिव टुगेदर कलेक्टिवली, तो वहां पर जो ये कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न था और सोशल इंटरेक्शन, इट कुड नॉट रियली सर्वाइव। एंड देन modern educated Indians attracted to the liberal ideas of individualism and मेरिटोक्रेसी। ठीक है, सो उनके हिसाब से अब जैसे पहले के टाइम पे तो भी हम लोग ऐसे बड़ा मिलजुल के रहते थे। द आइडिया सीम्स वेरी नाइस कि अच्छा इंडियंस बड़े मिलजुल के रहते थे, बट दैट वाज नॉट द केस। क्योंकि मिलजुल के रहना मीन्स यू नो द अदर पर्सन्स कास्ट, यू नो, आप उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे, ये करोगे। ठीक है, ओके, मेरिटोक्रेसी इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ पावर या मनी बोलो, जो कंट्री या सोशल सिस्टम को अपने एबिलिटी के बेसिस पे मिलता है। ठीक है, तो अब इंडियन जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे, वो कैसे शिफ्ट कर रहे थे? दे वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लिबरल आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म कि सब अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने उसमें रहते हैं। सिमिलरली नाउ वी वर आल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म एंड मेरिटोक्रेसी। ठीक है, so we began to abandon the extreme caste practices. On the other hand, it was remarkable how resilient caste proved to be। क्योंकि इतना सब करने के बाद भी इंडस्ट्रियल जॉब्स में जो रिक्रूटमेंट थी, टेक्सटाइल मिल्स में मुंबई में या बॉम्बे में, जूट मिल्स कोलकाता, उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, कंटिन्यू टू बी ऑर्गेनाइज अलॉन्ग कास्ट एंड किनशिप बेस्ड रूल्स लाइंस ओनली। क्योंकि देखो, सुनने में तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि आपको अगर वर्कर्स चाहिए तो आप वर्कर्स कास्ट या किनशिप के बेसिस पे क्यों लोगे? बट जो मिडिल मैन थे, those people who used to recruit the labor for factories, they tended to recruit them from their own caste and region, so that a particular department or shop floors were often dominated by a specific caste। तो अब देखो prejudice कैसे फैलता है। It still remained quite strong and was not absent from the city, तो it was not really extreme जितना वो विलेज में होता था। ठीक है, तो it was in the cultural and domestic spheres that the caste has proved to be the strongest। Endogamy, which is marrying in your own caste, ठीक है, इट रिमेन्स लार्जली अनअफेक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज। आज के टाइम पे भी पीपल प्रेफर कि उनकी जो शादी होनी है वो उनकी पर्टिकुलर कास्ट में ही हो। ठीक है, it takes place within the caste boundaries and there are more, but then we still see कि inter-caste marriages अब हो रहे हैं। ठीक है, some boundaries may have been flexible or porous, but the borders between group of castes of similar socio-economic status are still heavily patrolled। अच्छा, the most eventful and important sphere of change has been the politics। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम से ही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैज बीन वेरी मतलब डीपली कंडीशनड बाय कास्ट। क्योंकि अब जो कास्ट की फंक्शनिंग एंड पॉलिटिक्स की फंक्शनिंग जो है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू प्रेडिक्ट। इट कैन नॉट बी डिनाइड कि कास्ट एक्चुअली रिमेन सेंट्रल टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्योंकि लोग क्या करते हैं, कास्ट को अपना वोट बैंक का जरिया बना लेते हैं, राइट? We have seen emergence of caste-based political parties also. And in the general elections, the caste solidarities were decisive in winning the election। अगर आपको एक पर्टिकुलर डोमिनेंट कास्ट का वोट मिल जाता है, सो बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो सिर्फ लोअर कास्ट को यूनाइट करने के लिए वो सिर्फ लोअर कास्ट की पार्टी खड़ी करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे गेन देयर वोट एंड विन द इलेक्शंस। Okay. Sociologists and social anthropologists coined many new concepts to try and understand these processes of change. Most common of them are Sanskritization and dominant caste, contributed by M.N. Srinivas। ठीक है, Sanskritization क्या है? Refers to a process जहाँ पे members of a usually middle या फिर lower caste attempt to raise their own social status by adopting the ritual, domestic and social practices of a caste of higher status। ठीक है, dominant caste क्या है? Those castes जिनके large population है and were granted land rights by the partial land reforms effected after independence। तो इनसे जो लैंड रिफॉर्म्स जिन्होंने राइट ली गई थी, जो क्लेमेंट्स थे उनसे जो राइट ली गई थी, मतलब कौन थे क्लेमेंट्स? उस टाइम के अपर कास्ट हुए एब्सेंटली लैंडलॉर्ड्स,
बिकॉज दे प्लेड नो पार्ट इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अदर देन क्लेमिंग द रेंट। वो लोग क्या करते थे, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट करते थे। उन्होंने रेंट नहीं भरना, उन्होंने कुछ काम नहीं करना, कंट्रीब्यूट नहीं करना, बट वो सिर्फ रेंट लेते रहते थे। ठीक है। सो these people did not frequently live in the village either. They were based in towns and cities. And these rights came now to be vested in the next layer of claimants, जिनको पता था कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बट दे वर नॉट देमसेल्व्स द कल्टीवेटर्स। ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट कास्ट थी, दे इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द लेबर फॉर द लोअर ऑफ द लोअर कास्ट, स्पेशली द अनटचेबल कास्ट फॉर टिलिंग एंड टेंडिंग द लैंड। ठीक है। तो वंस दे गॉट दीज पीपल, जो नए क्लेमेंट्स बने थे, इनको जब लैंड राइट्स मिली, दे एक्वायर्ड कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर एंड द लार्ज नंबर ऑल्सो गेव देम पॉलिटिकल पावर इन द एरा ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इंटरमीडिएट कास्ट जो इसके बाद आए, दे बिकेम द डोमिनेंट कास्ट इन द कंट्री एंड प्लेड अ वेरी मच डिसाइसिव रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स एंड एग्रीरियन इकोनॉमी। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, यादव ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, Vokaligas of Karnataka, Reddys and Kahamas of Andhra, Marathas of Maharashtra, Jats of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, and Patidars of Gujarat. Okay. Another significant yet paradoxical change in the caste system was that it tended to become invisible for the upper caste, urban middle, and upper class. क्योंकि these people have been benefited from the developmental policies of post-colonial area. तो इनके लिए यहाँ पे caste actually appeared to be declining in significance precisely because it done its job very well. ठीक है। Caste status जो है, it had been crucial in ensuring that these groups had the necessary economic and educational resources to take full advantages of the opportunities offered by rapid development. तो जो upper class के जो elites थे, they were able to benefit from the subsidized public education, right? Especially professional education in science, technology, medicine, and management. At the same time, they were also able to take advantage of the expansion of public sector jobs. ठीक है। The lead over the rest of society in terms of education, they did not face any serious competition. अब देखो, क्योंकि बाकी जो कास्ट है, they were always subjected to inequality. तो अभी लीड कौन ले रखी है, अपर कास्ट के एलिट्स ने ले रखी है, तो उनको पब्लिक जॉब में भी ऐसा कोई वो कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता था, सो दे वर एबल टू एक्चुअली लीड द सोसाइटी। ठीक है। अब इनका जो प्रिविलेज स्टेटस है, एज एंड व्हेन इट गॉट कंसोलिडेटेड इन द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, दीज ग्रुप्स बिगैन टू बिलीव कि इनका जो एडवांसमेंट है हैड लिटिल टू डू विद कास्ट, तो उससे कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। एंड देन फ्रॉम द थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड्स, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कैपिटल ही था जो उनको इंश्योर कराता था, तो दे विल कंटिन्यू टू गेट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ चांसेस। ठीक है। क्योंकि इनके टाइम में, इनके जो लाइफ में, caste does not really play an important role in the public life, being limited to the personal sphere of religious practices या marriage and kinship. तो अब ऑक्यूपेशनल सेंस में अपर क्लास के जो एलिट्स थे, उनके लिए कास्ट इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता था, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड वाज सफिशिएंट। ठीक है। फर्दर कॉम्प्लिकेशन इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, देयर इज अ डिफरेंशिएटेड ग्रुप privilege is a group and are overwhelmingly upper caste, and all upper class people are not really privileged, some are also poor. Scheduled caste and scheduled tribes and the backward caste, opposite has happened for them, क्योंकि उनके लिए caste has become too visible and their caste has tended to eclipse the other dimensions of their identities. क्यों? क्योंकि they have no inherited education and social capital, so they must compete with an already entrenched upper caste group as well. They cannot afford to abandon their caste identity, क्योंकि इसी के थ्रू उनको कुछ ना कुछ collective asset मिल रहा है। क्या? रिजर्वेशन तो इसी के थ्रू मिल रही है। Moreover, they continue to suffer from discrimination of various kinds. Policy of reservation and other forms of protective discrimination instituted by the state in response to the political pressure serves as their lifeline. तो वो कास्ट की आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। बट देन जब वो उस लाइफलाइन को यूज करते हैं, तो इट मेक्स देयर कास्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ओवर अदर आइडेंटिटीज दैट दे हैव। नेक्स्ट यू हैव इज ट्राइबल कम्युनिटीज, के ऊपर आपके पास है ट्राइबल कम्युनिटीज, के बाद किनशिप पे है। ठीक है। I'll take a break here. I mean, not as in the video, but I'll just take a break for myself and then we'll continue with tribal communities. All right, beginning with tribal communities now. Fine. So, what exactly is a tribe? Tribe is basically
a modern term for communities that are very old. ठीक है, हम बहुत टाइम से टाइप ट्राइब सुनते आ रहे हैं. Tribes in India generally have been defined in terms of what they were not. ठीक है, तो ट्राइब वर communities that did not practice a religion with written text, did not have a state or political form of normal kind, and did not have sharp class divisions. तो क्या ट्राइब है हमें ये तो नहीं पता, पर क्या ट्राइब नहीं है, we definitely know that. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज. ठीक है, अगर हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड acquired traits. ठीक है, परमानेंट ट्रेट्स इंक्लूड रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट. लेट्स टॉक अबाउट दिस परमानेंट ट्रेट्स. ठीक है, so tribal population is widely dispersed, but there are also concentrations in certain regions. About 85% of tribal population lives in the middle India, a wide band stretching from Gujarat and Rajasthan in the west to West Bengal and Odisha in the east, with Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, and parts of Maharashtra and Andhra forming the heart of this region. ठीक है, of the remaining 15%, see, ट्राइबल पॉपुलेशन 100% नहीं है. हमारी पॉपुलेशन में जितने भी लोग ट्राइबल पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं उसमें 85% बिलोंग टू द मिडिल रीजन. मिडिल रीजन में कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान इन द वेस्ट, बंगाल, उड़ीसा इन द ईस्ट, एंड द मिडिल पार्ट जिसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड आंध्र आते हैं. ठीक है, अब बचा है 15% ऑफ दिस थिंग. तो ये जो बाकी का 15% है उसमें 11% जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, एंड लिविंग ओनली ओवर 3% जो बाकी इंडिया में रहते हैं. ठीक है, northeastern states have the highest concentration, with all states except Assam having concentration of more than 30%, in Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland having more than 60% and up to 95% of tribal population. ठीक है, अच्छा. In the rest of the country, the tribal population is obviously very small, being less than about 12% in all states except Odisha, Madhya Pradesh. The ecological habitat here includes hills, forests, rural plains, urban industrial areas. In terms of language, the tribes are categorized into 4 categories. 2 of them are Indo-Aryan and Dravidian, and are shared by the rest of the Indian population as well. Tribes account for only about 1% of the former and about 3% of the latter. तो former है ये 1% Indo-Aryan वाला thing and 3% for the Dravidian thing. ठीक है, तो अच्छा, the other two language groups, the Austric and the Tibeto-Burman, are primarily spoken by tribals who account for all the first and over 80% of the second group. ठीक है, तो क्या होता है इसमें all of the first and the 80% of the second group. Okay. In physical racial terms, the tribes are classified under the Negrito, Australoid, Mongoloid, Dravidian, Aryan categories. The last 2 categories are the categories, Dravidian and Aryan categories, have been shared with the rest of the population of India. Okay. Acha. So this paragraph is a bit complex to understand, although if अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे so it will be clear as well. Fine. I'll explain it just a minute. Wait. Some problem I'm facing, technical problem, just a minute. Okay. Fine. So let's understand this paragraph once again. ओके, तो ट्राइबल जो इंडिया में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं दे स्पीक लैंग्वेजेस जिसमें 4 मेन फैमिलीज आती हैं. एक आता है इंडो आर्यन एंड द्रविडियन, जिसमें ये जो इंडो आर्यन एंड द्रविडियन है इट नॉट ओनली कंप्राइजेस ऑफ ट्राइबल पीपल, लेकिन जो जनरल इंडियन पॉपुलेशन है वो भी इसका पार्ट है. ठीक है, फिर एक और ग्रुप आता है ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन. ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं they are spoken almost entirely by tribal population and they account for over 80% of all tribal people in the India. In India. ठीक है, अब फिजिकल ट्रेट्स की बात करें तो इंडियन ट्राइब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू
sorry, tribes can be classified into Negrito, Australoid, Mongoloid, and Dravidian and Aryan categories. ठीक है. तो क्या होता है कि देखो, आई विल एक्सप्लेन इट इन अ रिटन सेंस बिकॉज ऐसे समझ में नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक हियर, वी हैव 4 कैटेगरीज. ठीक, 4 टोटल कैटेगरीज है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं. सबसे पहले वी हैव दी इंडो आर्यन, एंड एक चीज और है द्राविडियन. ठीक है, द्राविडियन. अब ये जो चीज है ना, दिस इज शेयर्ड बाय इंडियन पॉपुलेशन ऑल्सो एंड द ट्राइबल अकाउंट ऑल्सो. ठीक है. ट्राइबल अकाउंट कितना, इंडो आर्यन का इट इज अबाउट 1% पीपल, एंड द्रविडियन का इट इज अबाउट 3% ट्राइब्स. ठीक. अच्छा, द अदर कैटेगरी दैट इज ऑफ ऑस्ट्रिक एंड तिब्बतो बर्मन. इस कैटेगरी में, दिस कैटेगरी, यहाँ पे जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सिर्फ ट्राइबल्स बोलते हैं. और ऑस्ट्रिक जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एंटायर रीजन ऑफ इंडिया. तिब्बतो बर्मन कंप्राइजेस ऑफ 80% ऑफ इंडियन ट्राइब्स. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है वो 80% ऑफ इंडियन ट्राइब्स ऐसी लैंग्वेज बोलती है. ओके. इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल रेशियल टर्म्स, फिजिकल रेशियल टर्म्स के बेसिस पर वी हैव एक तो नेग्रीतो, नेग्रीतो, ऑस्ट्रलॉइड, मंगोलॉइड, मंगोलॉइड एंड द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज. ठीक है. ओके. अच्छा, तो द्रविडियन एंड जो आर्यन कैटेगरीज हैं, ये जो 4 कैटेगरीज हमने देखी अभी, नेग्रीतो, ऑस्ट्रलॉइड, मंगोलॉइड एंड द्रविडियन एंड आर्यन कैटेगरीज, ये जो 4 कैटेगरीज में से जो लास्ट 2 कैटेगरीज है, विच आर व्हाट, विच आर your Dravidian and Aryan categories, these categories are shared by the rest of the general Indian population also. तो इसमें सिर्फ ट्राइब्स नहीं आते, इनमें जनरल इंडियन पॉपुलेशन भी आती है. ठीक है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पैराग्राफ नाउ. मूविंग अहेड. अच्छा, in terms of size, now in terms of size we are talking about, tribes have a great deal, ranging from about 7 million to some Andamanese islanders who may number less than 100%. The biggest tribes are the Gonds, the Bhils, Santals, Orions, Minas, Podos, and Mundas. Okay? They are at least 1 million strong. The total population of tribes accounts to be about 8.2% of the total population of इंडिया. इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.2% है, और अबाउट 84 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस. सेंसस रिपोर्टेड 2011, इट इज नाउ शिफ्टेड टू 8.6%, और 2000, सॉरी, नॉट 2000, 104 मिलियन. ठीक है. दिस इज एज पर 2011 का सेंसस. ओके, चलो मूविंग अहेड. Now we talk about acquired traits. अब classification in acquired traits uses 2 main criteria. First is the mode of livelihood, and the second is the extent of incorporation into Indian society, Hindu society. Livelihood के basis पे देखें तो tribes can be categorized into fishermen, food gatherers and hunters, shifting cultivators, peasants and plantation and industrial workers. ठीक है. Dominant classification both in academic sociology as well as in politics and public affairs is a degree of assimilation into Hindu society. Assimilation is like वो कितना ज्यादा from the point of view of the tribes, or has been from the most cases from the point of view of the Hindu mainstream. ठीक है. From tribes point of view, apart from extent of assimilation, attitude towards Hindu society is also a major criterion with differentiation between the tribes positively inclined towards Hinduism and those who resist or oppose it. ठीक है. अब ये जो पैराग्राफ है, let me explain this paragraph also to you in a simpler language. I don't know why don't they explain it in easier terms for everyone to understand it. Fine. अच्छा,
तो उसमें अक्वायर्ड ट्रेड्स की अगर हम बात करें, अक्वायर्ड ट्रेड्स में हमने बात की कि एक तो मोड ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है। अगर हम कैटेगराइजेशन बाय लाइवलीहुड के हिसाब से चले तो ट्राइब्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे अर्न अ लिविंग। तो कैसे अर्न करते हैं, कोई कुछ लोग फिशरमैन होते हैं, कुछ लोग फूड हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं, कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स होते हैं, कुछ लोग पेजेंट्स होते हैं, कुछ लोग प्लांटेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। सेकंड कैटेगरी विच इज द डोमिनेंट कैटेगरी, जैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है नॉट ओनली इन एकेडमिक टर्म्स बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स, उस कैटेगरी में integration into Hindu society, assimilation is the most common way, ठीक है। degree of assimilation is how much they blend into the mainstream Hindu society, ठीक है। अब इसको आप दो एंगल से देख सकते हो। सबसे पहला एंगल इज द मेन स्ट्रीम व्यू। मेन स्ट्रीम व्यू इज कि how willing a tribe is to adopt a Hindu culture, ठीक है। Some tribes welcome it and other tribes resist it. So mainstream society also ranks them by status, giving some tribes a high status and others a very low status, ठीक है। इसके बाद there are tribes view as well. ये जो perspective है, it looks at the blending process from the tribe's own point of view, separate from the dominant mainstream culture things of them, ठीक। तो मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से tribes may be viewed in terms of the status according to them in Hindu society, ranging from high status given to some and generally to low status, ठीक है। ट्राइब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कितना वो हिंदू सोसाइटी में ब्लेंड कर सकते हैं, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू सोसाइटी इज ऑल्सो मेजर क्राइटेरिया, ठीक है। What does this line mean now? So, what the textbook refers to this by this particular line, the phrase attitude towards Hindu society is also a major criteria. It refers how tribal groups feel about and respond to mainstream Hindu culture. ठीक है, कि क्योंकि some tribes are actually open to adopting Hindu traditions, gods, social structures. ठीक है, and then there are other tribes which have actively resisted, opposed the mainstream Hindu culture because they want to fight their unique identity, fight the they fight to keep the unique identity, rituals, languages alive without any sort of outside interference. अच्छा, tribe, the career of a concept. ठीक है, during the 1960s, scholars debated whether tribes should have been seen as a one end of a continuum with caste-based Hindu peasant society, or whether they are an altogether different kind of community. ठीक है, what do we understand by the term continuum? So continuum continuum basically means that a continuous scale or sliding spectrum जहाँ पे there is no such sharp boundary। तो उनका ये कहना है, स्कॉलर्स का ये कहना है कि कंटिन्यूमिज्म कि ट्राइब्स जो है दे आर मोर और लेस अ पार्ट ऑफ द हिंदू प्रेजेंट सोसाइटी, या फिर शुड बी सी देम एज अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। सो दोज हु आर्ग्यूड फॉर द कंटिन्यूम सॉ ट्राइब्स एज नॉट बीइंग फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम आवर कास्ट प्रेजेंट सोसाइटी बट merely a less stratified and with more community based rather than individual notion of resource ownership, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि अगर आप उनको ऐसे देख रहे हो कि वो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटिन्यूम विद कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी, तो आपका ये कहना है कि जो ट्राइब्स हैं दे आर नॉट रियली अ डिफरेंट एंटिटी, बस वो क्या है कि हिंदू सोसाइटी की तरह ही काम करते हैं, हिंदू सोसाइटी ही है कास्ट पे पेजेंट सोसाइटी, बट उनमें इतनी ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, हायरार्की कम है from the mainstream Hindu society, and it is more of based on the community based this thing rather than जो normal society में जो individual notion होता है about the ownership of different resources, ठीक है। लेकिन जो इसका opposite view है of viewing tribals as a fundamental different identity, those view as tribes are completely different from caste because they had no notion of purity and pollution which is central to caste system। क्योंकि caste system में central idea क्या है, purity and pollution का, right? and tribal system में ऐसा कुछ idea नहीं है। So, in short, argument for tribe caste distinction was founded on an assumed cultural difference between Hindu castes with their beliefs in purity and pollution and hierarchical integration, and animist tribals with their more egalitarian and kinship-based modes of social organization. ठीक है, अगेन ये जो पैराग्राफ ये लोग लिख देते हैं बट दे आर नॉट रियली स्पेसिफाइंग कि इसका मतलब क्या है, and some way or the other you may find it difficult. So I'll explain it in simpler terms, ठीक है। So in short, the argument, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि पुराना जो आर्ग्यूमेंट है, तो हिंदू कास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है, दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है, एंड दे फॉलो स्ट्रिक्ट रैंक वगैरह वगैरह। तो अब जो पुरानी जो डेफिनेशन है, व्हाई डज इट फेल, बिकॉज पीपल थॉट के ट्राइब्स आर एक्चुअली स्मॉल टेरिटरी, मतलब स्मॉल सा आइसोलेटेड सा कम्युनिटी है, बट एक्चुअली में देखा जाए नहीं, sorry, not this paragraph. I'm referring to this paragraph. Okay. So, people assumed कि tribes and Hindu castes are completely opposite systems क्योंकि हिंदू कास्ट में क्या चल रहा है,
प्योरिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड हायरार्किकल इंटीग्रेशन है, ठीक है। एनिमिस्ट ट्राइबल्स, ठीक है, एनिमिस्ट ट्राइबल्स कौन होते हैं? एनिमिस्ट ट्राइबल्स आर दोज पीपल, पहली बात तो इधर ना वो लोग कह रहे हैं कि देखो, इनका जो एनिमस ट्राइबल्स का जो मीनिंग है, इट इज बिलीव दैट एवरीथिंग इन नेचर हैज अ लिविंग सोलर स्पिरिट, क्योंकि ट्राइबल पीपल डोंट रियली हैव टू फॉलो पर्टिकुलर गॉड। उनका ये मानना है कि हम नेचर को वर्शिप करते हैं। देयरफॉर ट्राइबल कम्युनिटीज हु रिलीजियस बिलीव्स आर सेंटर्ड अराउंड एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है इट इज अ बिलीव जिसमें एवरीथिंग इन नेचर हैज अ लिविंग सोलर स्पिरिट। ओके, तो उनके पास कोई होली बुक, कोई टेम्पल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरफ द आर्ग्यूमेंट इज स्टेटिंग कि हिंदू कास्ट में, अगर आप हिंदू कास्ट से रिलेट करो ट्राइब्स को, तो हिंदू कास्ट में तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हायरार्किकल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ट्राइब्स जो एनिमिस्ट ट्राइब्स हैं, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज देयर सोसाइटी इज मोर ऑफ इगैलिटेरियन एंड किनशिप बेस्ड मोड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हद तक डिफरेंस है। दैट इज द जिस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस पैराग्राफ, by the 1970s, तो क्या होता है कि all the major definitions of tribes were shown to be faulty, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्राइब पेजेंट्री डिस्टिंक्शन आप ला रहे हो इन टर्म्स ऑफ द कॉमनली एडवांस क्राइटेरिया कि साइज, आइसोलेशन, रिलीजन, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि इंडियन ट्राइब्स को देखोगे आप, संथल, गौंड, भील्स, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो ट्राइब्स होते हैं ना, बहुत स्मॉल से आइसोलेटेड से ट्राइब्स होते हैं। बट अगर आप संथल, गौंड, भील्स पे फोकस करोगे, दे आर मासिव पॉपुलेशन स्प्रेड अक्रॉस ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड, ठीक है। तो एंड देन देयर आर ट्राइब्स कॉल्ड, एंड देन पीपल ऑल्सो थिंक कि जो ट्राइब्स हैं, आप ट्राइब सोच के आपके दिमाग में क्या आता है कि दीज पीपल यूज टू हंट या गैदर देयर फूड। बट अगर आप देखो तो मुंडा और होस जैसे जो ट्राइब्स हैं, दीज ट्राइब्स हैव स्विच टू सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो, ठीक है। एंड हंटिंग गैदरिंग ट्राइब्स जैसे कि बिरहोर से बिहार के, दे एम्प्लॉय स्पेशलाइज हाउस होल्ड टू मेक बास्केट्स, प्रेस ऑयल। तो उन्होंने भी एक तरीके से इकोनॉमिक वो बना लिया है, ठीक है। तो इट इज पॉइंटेड आउट इन अ नंबर ऑफ केसेस दैट द एब्सेंस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स, कास्ट और नॉन ट्राइबल्स हैव टर्न टू हंटिंग एंड गैदरिंग। तो दिस इज अ वाइस वर्सा केस। अभी तक हमने देखा, ये वाइस वर्सा का केस है कि अभी तक हमने देखा कि दे हैव, जो आपका पॉपुलर नोशन है अबाउट ट्राइब्स, इट हैज कम्प्लीटली शिफ्टेड। बट उल्टे केस में भी देखा गया है कि जब रेगुलर कास्ट हिंदूज या नॉन ट्राइबल्स व्हेन दे लूज देयर लाइवलीहुड एंड उनके पास कुछ नहीं बचता, तो एट टाइम्स दे आल्सो टर्न बैक टू हंटिंग एंड गैदरिंग जस्ट टू सर्वाइव, जैसा कॉमन नोशन है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्राइब, ठीक है। ओके, तो discussion on caste type differences were accompanied by a large body of literature on the mechanisms through which tribes were absorbed into the Hindu society throughout the ages. सबसे पहले तो थ्रू संस्कृताइजेशन, ठीक है। Through Sanskritization, acceptance into the Shudra fold following conquest by Hind caste Hindus, ठीक है। अच्छा, I'll explain in a simpler manner. तो ये जो पैराग्राफ है, the discussion वाला पैराग्राफ, this is talking about how tribal groups were actually absorbed into mainstream Hindu society, ठीक है, and how different scholars have viewed this process. तो दे आर सेइंग कि ट्राइब्स ऑटोमेटिकली हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं बन गए, ठीक है। दे वर, इट हैपेंड थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोसेसेस, ठीक है। व्हाट वर दीज प्रोसेसेस? सबसे पहले तो, एक सेकंड, मेरे स्क्रीन पे कुछ लग गया है, सो आई एम जस्ट वाइपिंग दैट ऑफ। या, डन। तो व्हाट वर दीज प्रोसेसेस? सबसे पहले संस्कृताइजेशन, वी जस्ट डिड संस्कृताइजेशन, कि ट्राइब्स वॉलंटरली अडॉप्टेड कस्टम्स, रिचुअल्स एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदूज टू रेज द सोशल स्टेटस। तो जैसे अलग अलग कास्ट करते थे ये चीजें, वैसे ट्राइब्स भी करती थी ये चीजें, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस इन द शूद्रा फोल्ड, तो मैनी ट्राइब्स जो हिंदू सोसाइटी में एंटर कर रहे थे, दे एंटर्ड एट द बॉटम ऑफ द कास्ट हायरार्की, बिकमिंग द पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, जो थी शूद्रा, ठीक है। देन देयर इज अनदर टर्म विच इज कॉल्ड थ्रू एकल्चरेशन। व्हाट इज एकल्चरेशन? इट इज द ग्रेजुअल ब्लेंडिंग, जहां पे ट्राइबल कल्चर जो है वो हिंदू कल्चर में ब्लेंड कर जाए ड्यू टू लिविंग क्लोज टू वन अनदर एंड इंटरेक्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस थे थ्रू विच ट्राइब्स हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी, ठीक है। नाउ अगर हम देखा जाए
whole span of Indian history is often seen as an absorption of different tribal groups into caste Hindu society at varying levels of hierarchy. Lands were colonized and forests were cut down. तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि why were these tribes people forced to accommodate into the mainstream Hindu society? Because जब जैसे जैसे हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं we get to know कि colonial period के टाइम पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी को एक्सपैंड करने के चक्कर में पावरफुल ग्रुप्स जो थी दे एक्चुअली व्हाट डिड दे डू, दे colonize the tribal lands, they cut down their forest, तो उनके पास और कुछ नहीं बचता. They were forced out of the natural isolation and they were then forced to push to the mainstream economic system. ठीक है. अब ये कई बार नेचुरल होता है, parallel to the process by which all groups are assimilated into Hinduism or sects. ठीक है. And this is seen as exploitative. Okay. तो इसमें ना दो डिफरेंट व्यूज हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट व्यूज के बारे में बताया गया है. Sociologists and anthropologists are arguing कि ये जो blending हो रही है tribes की into the Hindu mainstream thing, is it actually में good thing or a bad thing? तो अगर हम friendly view की हिसाब से देखें तो friendly view के हिसाब से जो पुराने early anthropologists थे उन्होंने बोला कि जो process है it's काफी हद तक natural है. They were seen as either natural, ठीक है. क्योंकि ऐसा natural क्यों बोला उन्होंने? Because it looked at it as a harmless cultural blending जहाँ पे ट्राइब सिंपली absorb the mainstream traditions and habits, तो उनको ऐसा कुछ एक्सप्लॉइटेटिव नहीं लगा. उसका एक क्रिटिकल व्यू भी आता है which is of the later writers and उनके हिसाब से they focused more on the political and exploitative aspect of this side and they argued that tribes were forced to Hindu society against their will, so they lost their lands and they were intentionally placed at the very bottom of the social ladder so that उनको यूज कर सके हिंदू मेनस्ट्रीम सोसाइटी टू मेक देम व्हाट चीप लेबर. ठीक है. तो उन्होंने फिर किस पे ध्यान दिया? एक्सप्लॉइटेटिव एंड पॉलिटिकल नेचर पे. अच्छा. तो now some scholars have particularly argued that there is no coherent basis for फिर से कुछ लग गया क्या स्क्रीन पे? हम्म. So some scholars have also argued that there is no coherent basis for treating tribes as pristine, original या pure. ठीक है. तो now this paragraph, these two paragraphs are particularly challenging जो stereotype हमने बना रखा है tribes के बारे में कि they are primitive, they are isolated societies, frozen in time, एकदम पुराने जमाने के लोग हैं वो लोग. ठीक है. क्योंकि stereotype ये है कि people often imagine these tribes to be pristine मतलब pure, untouched, original, कि इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है. ठीक है. They're uncontaminated by civilization. तो उनके हिसाब से मतलब आप rather than this following the stereotype कि tribes are pristine वगैरह वगैरह, you should argue that tribes should be seen as a secondary phenomena क्योंकि it means that secondary phenomena which is arising out of the exploitative and colonialist contact between the pre-existing states and non-state groups like the tribals. ठीक है. तो इसका मतलब है कि मॉडर्न आइडेंटिटी जो है उनकी इट इज heavily shaped by centuries of contact, conflict and exploitation by outside states and colonial rulers. ठीक है. तो ये जो आइडिया है ना, दिस कॉन्टैक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म. ठीक है. क्योंकि उनको अपने आप को देखो लेट मी क्लैरिफाई दिस इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज क्योंकि ऐसे तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू फॉर्म वर्ड्स, बट ओके. ठीक है. अच्छा, आप ऐसे समझो इस पैराग्राफ को कि ये एक मिथ बस्टर काइंड ऑफ अ पैराग्राफ है. ठीक है. तो पुराना आइडिया क्या था ट्राइबल पीपल का कि ट्राइबल पीपल प्रिमिटिव केवमैन है जो कंप्लीटली दुनिया से कट ऑफ होके एक जगह रहते हैं. ठीक है. बट असल जिंदगी में ट्राइब्स आर नॉट रियली फ्रोजन इन टाइम. पीपल बिलीव कि ट्राइब्स आर लाइक लिविंग फॉसिल्स जो ओरिजिनल सोसाइटीज हैं पूरी अनटच्ड हैं सोसाइटी के थ्रू. बट द ट्रूथ इज कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ट्राइब हैव बीन चेंजिंग एंड हैव बीन इंटरैक्टिंग विद द रेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. They should be seen as a secondary phenomena इसलिए क्योंकि tribes had king a long time ago. Tribal groups were not really poor or weak. They had their own big kingdoms. They like the Gond kingdom in Central Asia, Central India. They had strong armies. ठीक है. Because they knew forests and hills so well that they were powerful fighters also. They could easily attack villages in the flat plains or protect them from thief. Okay. तो
अब वो कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली जो ये ट्राइबल आइडेंटिटी दे प्रपोज इंस्टेड द ट्राइब शुड रियली बी सीन एज अ सेकेंडरी फिनोमेना arising out of the exploitative and colonialist contact between pre-existing states and non-state tribals। ठीक है, तो अब देखो, जब आप कांटेक्ट कर रहे हो इन सारे स्टेट्स के साथ एंड नॉन स्टेट ग्रुप्स के साथ, तब जाके आपको ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है कि अच्छा, हमें अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है इन सारी चीजों से। दैट इज व्हेन द आइडियोलॉजी ऑफ ट्राइबलिज्म enters the chat in your language। ठीक है, तो ट्राइबल ग्रुप्स begin to define themselves as the tribals in order to distinguish themselves from the newly encountered others। तो जैसे जैसे वो सोसाइटी के दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, बिकॉज दे हैव बीन मीटिंग दीज पीपल, ऐसा नहीं है कि वो एकदम कट ऑफ होके रहते थे, तो जैसे जैसे वो सोसाइटी से मिल रहे हैं, दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइबलिज्म सो दैट वो खुद को डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, द आइडिया दैट ट्राइब्स आर लाइक स्टोन एज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज दैट रिमेन अनटच्ड बाय टाइम इज स्टिल कॉमन। ठीक है, आप लोग अभी भी अगर ट्राइब सोचते हो तो आपको ऐसे जंगल का याद आ जाता है कि एकदम ऐसे प्रिमिटिव सोसाइटी है। बट टू बिगिन, आदिवासीज वर नॉट रियली ऑब्सेस्ड ग्रुप्स हमेशा से, जैसे दे आर नाउ राइट नाउ, बिकॉज देयर वर सेवरल गॉड किंगडम्स, जैसे आई एक्सप्लेन राइट नाउ इन सेंट्रल इंडिया, सच एज दैट ऑफ गारहा, मंडला या फिर चंदा, and many of the so-called Rajput kingdoms of central and western India actually emerged through a process of stratification among Adivasi communities themselves। तो Adivasis often exercise dominance over the plain people also through their capacity to raid them through their services as local militias, या फिर they also occupied a special trade niche, trading forest produce, salt and elephants वगैरह। तो ये जो capitalist economy है which drives the exploit forest resources and minerals and to recruit cheap labor has brought tribal societies in contact with the mainstream society a long time ago। ये आज का कुछ नया नहीं है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो we are not talking about this particular topic of national development versus tribal development। अब इसको समझ के आप अगर टॉपिक का टाइटल भी देखोगे तो शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो अब क्या है कि डेवलपमेंट का जो इम्पेरेटिव है, it has been governing attitudes towards both the tribes and the policies of the state, right? डेवलपमेंट दोनों तरफ के लिए जरूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर आप स्टेट को डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि आप अपने ट्राइब्स के राइट्स या ट्राइब्स की जो हैबिटेट है उसे आप उन्हें आप तंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब आप नेशनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेते हो, पर्टिकुलरली जो नेहरू के पीरियड में जो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए थे, जैसे बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, फैक्ट्रीज, माइंस, वहां पे ट्राइब्स एरियाज हमेशा वहीं लोकेटेड होती हैं जहां पे मिनरल रिच फॉरेस्ट कवर्ड पार्ट्स होते हैं कंट्री के। ठीक है, सो ट्राइब्स को ना चाहते हुए भी दे हैव टू पे अ डिसप्रपोर्शनेट प्राइस फॉर द डेवलपमेंट फॉर द एंटायर इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और ये जो इंडियन सोसाइटी है, इस इंडियन सोसाइटी को डेवलपमेंट कहाँ से मिल रही है? दे गेट डेवलपमेंट फ्रॉम the mainstream society gets development at the expense of the tribes। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो यू ऑलमोस्ट डिस्पोसेस द ट्राइबल्स ऑफ देयर लैंड, एंड इससे क्या होता है कि उनको फिर आप एक्सप्लॉइट करते हो, उनका मिनरल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फेवरेबल साइट्स फॉर सेटिंग अप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड मेनी ऑफ विच वर इन द ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट जा रहे हैं जिसपे ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंडेंट थी। ठीक है, forest started to be systematically exploited in British times also and the trend continued after independence। ठीक है, फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता है has also adversely affected tribals whose community based forms of collective ownership were placed at a disadvantage। ठीक है, okay, many tribal concentration regions and states have also been experiencing the problem of heavy migration of non-tribals in response to the pressures of development। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखो कि ट्राइबल कम्युनिटीज हंसता खेलता अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में रह रही हैं, फिर सडनली हैवी इन माइग्रेशन होता है ऑफ द नॉन ट्राइबल पीपल। ठीक है, क्योंकि उन पे प्रेशर पड़ रहा होता है डेवलपमेंट, तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज का जो एक्चुअल सिस्टम चल रहा है उसको काफी हद तक डिसरप्ट करते जाता है, ओवरवेलम करते जाता है, उनके कल्चर को ओवरवेलम करते जाता है। तो आप एक तरफ से ट्राइबल्स की खुद की लैंड को तो ले ही रहे हो, एक्सप्लॉइट कर ही रहे हो, लेकिन बाद में जो लोग ट्राइबल्स नहीं हैं बट उनकी लैंड को आप छीन रहे हो, तो वो लोग भी अल्टीमेटली ट्राइबल्स के इसमें ही आ रहे हैं। ठीक है, द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ झारखंड फॉर एग्जाम्पल आर सफर्ड अ डाइल्यूशन फॉर द ट्राइबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन। Most dramatic cases are probably in the northeastern states
जैसे त्रिपुरा है, त्रिपुरा एट अ ट्राइबल शेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन हाफ्ड विद इन अ सिंगल डेकेड, क्योंकि एंड इट ऑल्सो रिड्यूस देम टू अ माइनॉरिटी। ठीक है, तो देखो उन पे प्रेशर कितना पड़ रहा है, इनफैक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल। ओके, मूविंग अहेड, ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे। अच्छा, तो आज के टाइम पे ये जो आपने फोर्स्ड इनकॉर्पोरेशन किया है ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू द मेन स्ट्रीम प्रोसेसेस हैज डेफिनेटली लेड एन इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल कल्चर एंड सोसाइटी एज मच एज इट्स ऑन इट्स इकोनॉमी एज वेल। ठीक है, तो सॉरी देयर वाज अ ग्लिच इन सिस्टम। ठीक है, तो देखो, ट्राइबल आइडेंटिटी आज के टाइम पे दे आर नॉट रियली फॉर्म्ड जस्ट अबाउट एंशिएंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम थाउजेंड इयर्स ऑफ अगो, क्योंकि आज की जो उनकी आइडेंटिटी है इट इज फॉर्म्ड बाय दिस इंटरैक्शनल प्रोसेस रादर देन एनी प्राइमोडियल, या फिर प्राइमोडियल मतलब ओरिजिनल या जो एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे व्हिच हैव बीन पेक्युलर टू ट्राइब्स। ठीक है, क्योंकि आज की जो इंटरेक्शन है इट इज जनरली ऑन द टर्म्स अनफेवरेबल टू ट्राइबल कम्युनिटीज, राइट। ये तो हम जानते हैं ना कि जो इंटरेक्शन हो रहा है ट्राइब्स एंड उनके जो बाकी लोगों में, दैट इज अनफेवरेबल टू द ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। एंड मॉडर्न ट्राइबल आइडेंटिटीज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑपोजिशन, तो वो क्या करते हैं, वो वापस फाइट बैक करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, many tribal identities today are centered on ideas of resistance and opposition to overwhelming force of non-tribal world. अब पॉजिटिव एक इम्पैक्ट क्या है, अचीवमेंट ऑफ स्टेटहुड फॉर झारखंड एंड छत्तीसगढ़, तो ऐसे लड़ते लड़ते दे एक्चुअली गॉट विक्ट्री एज वेल, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर उन्होंने बोला कि भाई आप हमारे इस लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उनको दो स्टेट्स मिले, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़ का स्टेट। ठीक है, many of the states of northeast for example have been living for decades under special laws that limit civil liberties of the citizens. Okay, another development is that gradual emergence of an educated middle class among tribal communities. ठीक है, तो क्या हो रहा है, नॉन ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देखोगे there is a segment which is beginning to be seen in the rest of the country as well as particularly among members of the larger tribal communities. ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन की पॉलिसीज को देखोगे तो रिजर्वेशन में एजुकेशन इज क्रिएटिंग एन अर्बनाइज प्रोफेशनल क्लास। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन आपको क्या बनाता है, आपको एजुकेटेड, जब आप एजुकेटेड हो जाते हो अल्टीमेटली यू आर एबल टू गो एंड look for jobs, so you are actually eventually a part of the urbanized professional class. तो ट्राइबल सोसाइटीज जैसे जैसे वो पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, they get more differentiated and they develop class and other divisions within themselves. Different bases are growing for the assertion of tribal identity. True broad sets of issues have been most important in giving rise to tribal movements. So issues, पहला तो control over vital economic resources like land, especially forests, and issues related to the matters of ethnic cultural identity. ये तो दोनों है ना, they often go together, but with differentiation of tribal society they may also diverge, क्योंकि this is the reason why middle class within tribal societies may assert the tribal identity may be different from the reasons why poor and educated tribals join tribal movements. ठीक है, अच्छा, it is a relationship between these kinds of internal dynamics and external forces that will shape the future. ठीक है, I apologize if I am going too fast, but then we have to complete this, so it's okay. All right. तो एक बार हम इस पैराग्राफ को दोबारा से देख लेते हैं। तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द टू सेट ऑफ इश्यूज। ठीक है, इसमें द मेन रीजंस जो फाइट, जो द मेन रीजन व्हाई द ट्राइबल पीपल एक्चुअली फाइट इस, पहला तो मनी एंड सर्वाइवल, कि उनको अपना ये जो लड़ाई है इसलिए लड़ना है टू होल्ड द कंट्रोल ओवर वाइटल रिसोर्सेज, जैसे उनका लैंड एंड उनका फॉरेस्ट। सेकेंड इज द लड़ाई फॉर प्रोटेक्टिंग द यूनिक एथनिक ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर फ्रॉम बीइंग वाइप्ड आउट। ठीक है, अब मिडिल क्लास जो है, इन द पास्ट पुअर, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड एंड पुअर। आज के टाइम पे न्यू मिडिल एजुकेटेड मिडिल क्लास हैज बीन ग्रोइंग विद इन द ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, एंड इनके जो गोल्स है ना, दे फाइट फॉर डिफरेंट थिंग्स जैसे कल्चरल प्राइड, जॉब्स एंड फेयर शेयर ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। जो पुअर एंड एजुकेटेड अनएजुकेटेड ट्राइबल्स हैं, दे आर स्टिल फाइटिंग जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर फार्मिंग लैंड्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है,
So in some way, even though they have a different daily life, ultimately the educated middle class is now leading the movement because they are using their education to demand respect, land control, and modern benefits of all tribal people. Okay. Hmm. Assertions of tribal identity are on the rise. This can be laid at the doors of emergence of a middle class within the tribal society. अगर middle class emerge होती है तो issue of culture, tradition, livelihood, even control over land and resources as well as demands for the share and benefits of projects. तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? Yeah. We just discuss this right now. Now we'll be talking about the third topic, which is family and kinship. ठीक है? तो हम में से हर कोई एक फैमिली में born हुआ है, ठीक है? Most of us are very lucky as well that we are born in such a family. ठीक है? So we feel very strongly about our family. ठीक है? We feel very good about our parents, grandparents, siblings, uncles, aunt, cousins, but ठीक है? And there are people who do not really feel happy about their family, so they're not really satisfied with their family. हो सकता है some sort of abusive family they've been born into. ठीक है? But when we resent their interferences as well. अगर जब family interfere करती है तो we resent their interferences. ठीक है? But we also miss their overbearing ways when we are away from them. तो ये नोक-झोंक तो चलती रहती है. ठीक है? So family is a space of great warmth and care. Also been a site of bitter conflicts, injustice and violence. ठीक है? Female infanticide is another injustice. ठीक है? Violent conflicts between brothers over property, ugly legal disputes are much part of family and kinship. तो हर जगह ये चलती रहती है. The structure of family can be studied both as a social institution in itself and also in its relationship to other social institutions of society. Family can be defined as a nuclear or extended family. It can be a male-headed or a female-headed family. ठीक है? The line of descent can be matrilineal or patrilineal. Internal structure of family is usually related to other structures of society, namely political, economical, and cultural. ठीक है? Migration of men from village of the Himalayan region can lead to an unusual proportion of women-headed families in the village. ठीक है? Work schedules of young parents in the software industry in India may lead to increasing number of grandparents moving in as caregivers to young children, grandchildren. तो composition of family जो है वो अलग-अलग तरीके से अलग-अलग टाइम पे चेंज होती रहती है due to the circumstances and different demands of the situation. ठीक है? The family, which is a private sphere, is also linked to economic, political, cultural, and educational spheres as well. क्योंकि फैमिली इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. अज्यूम की जो बाकी लोगों की फैमिली है वो भी हमारी तरह से ही होगी, लेकिन फैमिलीज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. समटाइम्स दीज चेंजेस अकर एक्सीडेंटली. जैसे अगर वॉर टेक प्लेस होती है तो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क. ठीक है? These changes are purposely done as well. जैसे young people decide to choose their spouses instead of letting elders decide. या फिर when same-sex love is expressed openly in society. It is evident from the kind of changes that take place in the society that not only families have structures have changed, but cultural ideas, norms, and values have also changed. So these changes are of course not easy to bring. Both history and contemporary times suggest that often change in family and marriage norms are resisted violently. ठीक है? In India, however, discussions on the family have often revolved around the nuclear and extended family. न्यूक्लियर फैमिली कैसी होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग. पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं. ठीक है? एक्सटेंडेड फैमिली विच इज ऑल्सो नोन एज अ जॉइंट फैमिली कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स. जिसमें एक कपल होता है एंड मोर देन 2 generations आर लिविंग टुगेदर. इसमें भाई बहन भी आ जाते हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज भी आ जाती है, एल्डरली कपल भी होते हैं, उनके बेटे पोते सब होते हैं. ठीक है? एक्सटेंडेड फैमिली इज ऑफन सीन एज अ symptomatic of India. This by no means means that dominant form or earlier. ठीक है? It confined to certain sections of society and certain regions of the community. The term joint family itself is not a native category. I.P. Desai observes the expression joint family is not the translation of any Indian word like that. It is interesting to note that the words used for joint family in most of the Indian languages are equivalent of translation of the English word joint family only. Okay? डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें, स्टडीज हैव शोन डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली. वी हैव रेजिडेंस के बारे में बात करें तो मेट्री लोकल होते हैं जहाँ पे मैरिज और फैमिली कस्टम्स हैं. मेट्री लोकल एज इन जो पूरी फैमिली है वो वाइफ के घर पे रहती है. ठीक है? पेट्री लोकल में सिर्फ उसके घर पे जाते हैं, हस्बैंड के घर पे. ठीक है? वुमेन जो मैरिड कपल है वो वाइफ के पेरेंट के साथ रहते हैं, वुमेन के पेरेंट के साथ. और दूसरे केस में मैन के पेरेंट के साथ रहता है. विद रिगार्ड टू रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वी हैव मेट्रिलिनियल सोसाइटीज पास ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर. पेट्रिलिनियल सोसाइटीज में फादर्स टू सन होता है. पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट वेयर मेन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस एंड मेट्रियार्की वेयर women play a similar dominant role. ठीक है? Matriarchy, unlike patriarchy, has been a theoretical rather than empirical concept. ऐसा कुछ historical evidence नहीं है of matriarchy. ठीक है? But there we have matrilineal societies जहाँ पे women
inherited properties from their mothers but do not exercise control over it, nor that they are decision makers in the public affairs. Okay, this is where we stop and we have done the chapter. If we want, I can revise the chapter. I think we should revise the chapter once. So this is the DOE का document, ठीक है, DOE के notes है ये. If you want, you can refer to these notes as well, क्योंकि book में आपका थोड़ा complex language है, but understand कि this is not sufficient. If you want to score a perfect score, you have to look at the book as well and read the book. तो caste and caste system के बारे में बात की गई है, ठीक है. Definitions of caste, we talked about caste, वर्ण and जाति का definition. Vedic and post period में कैसा caste दिखता था. Then features of caste जो 6 points हमने discuss किए. Then combination of two sets of principle, एक difference and separation. Then holism and hierarchy. Caste system में endogamy and exogamy is practiced. Proprietary of caste group is that most of the resources and command labor to work for them. Caste panchayats, colonialism and caste के बारे में बात की. Then Government of India Act of 1935 legal regulation. Caste in the past, present, sorry, post-independent India के बारे में बात की. ज्योतिबा फूले, Periyar worked towards lower caste upliftment. Abolition of caste, new concepts. संस्कृताइजेशन वॉज ब्रॉड, डोमिनेंट कास्ट सिस्टम का वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो, ठीक है. देन यू हैव इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट, कैसा इनविजिबल है वो भी बताना है. ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में वी टॉक्ड अबाउट, ठीक है. वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, तो हमने ये ट्राइब्स के बारे में क्लासिफिकेशन, इट्स अ वेरी इजी क्लासिफिकेशन जो आप बता सकते हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स में about 8.6% of the population, Indian population is tribe, and tribal population में you can classify them on permanent traits and acquired traits. Permanent traits on the basis of लैंग्वेज. तो 85% जो है वो कहाँ रहते हैं पहले तो कि दे 85% लिव्स इन द मिडिल इंडिया, ठीक है, गुजरात टू उड़ीसा. 15% इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 11% इज एक्चुअली देयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 3% इज डिवाइडेड इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया. लैंग्वेज के बेसिस पे देखें तो इंडो आर्यन, ड्रविडियन और ऑस्ट्रिक एंड तिब्बत बर्मन है, तिब्बतो बर्मन. एंड साइज में देखें तो बिगेस्ट में गोंड, संतल्स, ओरायंस एंड मीनास है. फिजिकल रेशन में देखो तो नेग्रीतो, ऑस्ट्रालॉइड, मंगोलॉइड एंड ड्रविडियन एंड आर्यन है, ठीक है. लाइक मोड ऑफ लाइवलीहुड में दीज आर द पीपल दे हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड. एंड एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, एक पब्लिक्स में भी, पब्लिक अफेयर्स में भी एंड पॉलिटिक्स में भी, ठीक है. कास्ट एंड ट्राइब में दिस इज द डिफरेंस, एंड ट्राइब्स आर नॉट प्रिमिटिव कम्युनिटीज लिविंग इन आइसोलेटेड लाइव्स. फाइन. नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में बात की हमने, ठीक है. उसके बाद फैमिली एंड किनशिप की बात की. सो दिस इज द एंटायर थिंग. खासी मेट्रिलिनी ये आपकी बुक में भी है नहीं, क्योंकि this is a deleted portion, but if you want to read, you can read this thing. Kinship के बारे में बात की है, then there are some sort of questions, ठीक है. अच्छा, so you can practice these questions. इनके आंसर्स भी यहीं लिखे हुए हैं. You can go on Google or Safari and you can type sociology support material for class 12 and you'll get this PDF. You can download this PDF and you can read from this PDF so that आपको notes एक structured format में मिल जाए. But please understand, ये जो notes हैं, ये notes complete notes नहीं है. You still have to refer to your book, ठीक है. I think that's all. What is caste, dominant caste? These are some sort of questions that you can practice for your examination, ठीक है. Case study based भी है, 6 markers भी है. All of these you can practice, okay. Right. So I think that's all. Here we are done with our entire thing of chapter 2, social institutions, continuity and change. Okay. In the next video, we'll be doing the next chapter of sociology, Indian society only.